हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अजनीश कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच विद वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम लोग रेजोनेंस कोटा के ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 में पहले हम पार्ट फर्स्ट को देखेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और उसमें सेक्शन फर्स्ट बेस्ड है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी एंड सॉल्वेंट के ऊपर। चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहते किसको हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आया कि कौन सा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह रहे हैं। तो पहली कंडीशन, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, अचानक उसका पैसा गिर गया हो, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया हो, जैसे H+, Br+, Cl+, NO2+। मतलब अगर मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी रूप में पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है, इसका मतलब उस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। दूसरा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो चाहेगा कि बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले। तो आपको मालूम है कि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो कहीं 3 बॉन्ड बने हो, जैसे AlCl3, BF3, तो इसका मतलब इनके ऑक्टेट में, सेंट्रल एटम के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको ऐसा सोच सकते हो कि आप मॉल में गए, एक शर्ट आपको पसंद आया, शर्ट की कीमत 800 रुपये है, लेकिन आपके जेब में 600 रुपये तो हैं, तो उस केस में भी आप क्या बोलोगे, आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, पैसे की कमी आपके पास है। तीसरा जो होता है वो होता है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल, अगर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली कमरे हैं, उन खाली कमरों में भी इलेक्ट्रॉन्स को हम ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशंस होती हैं। एक जिन्हें बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, अगर स्पीसीज के पास पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट और वैकेंट ऑर्बिटल। इसी तरीके से कौन सा स्पीसीज को आप इलेक्ट्रॉन रिच कहोगे, तो रिचनेस के लिए भी 3 चीजें आपको देखनी होती हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाएगा। ऑक्टेट पूरा है, साथ में उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ऑक्टेट पूरा है, साथ में उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अचानक पैसा मिल गया है, इलेक्ट्रॉन रिच है। या बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, जरूरत के समय में काम कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पड़ा हुआ पैसा, इसको भी आप इलेक्ट्रॉन रिच की श्रेणी में ही डालोगे। और तीसरा, दोस्तों के द्वारा मिलकर बिजनेस खड़ा किया हुआ पैसा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सभी की पहली रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट पूरा होने के साथ अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे। और अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ऐसे स्पीसीज को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या ग्रुप के ऊपर कार्बन का अटैक होता है, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कभी कार्बन के ऊपर अटैक करें, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। जितना ज्यादा पैसा होगा, उतना ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, जितना कम पैसा होगा उतना उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी कम होगा। इसी को मेजर करने के लिए हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है, वो समझाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर बॉन्ड टूटने के बाद कोई आयन या ग्रुप सिस्टम से बाहर निकला, तो वो कितना आसानी से निकल सकता है, वो बात किया जाता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऊपर। टूटने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबल आयन होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप होगा। मतलब अगर सबस्ट्रेट से कोई चीज़ निकल कर बाहर जाती है, तो उसी बाहर जाने वाले स्पीसीज को बोला जाता है लिविंग ग्रुप है। और
सॉल्वेंट मीडियम ऑफ द रिएक्शंस होते हैं जिस मीडियम में रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपको देखना है या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच के लिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। सोचिए, Cn माइनस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, भूल जाइए। H प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोफाइल है। Br प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 एल्यूमिनियम के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को देखिए केवल 6 है, क्योंकि 3 क्लोरीन से बॉन्डेड है और 1 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 सिग्मा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BH3 बोरोन के ऑक्टेट में देखिए अगेन केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ कार्बोकेटायन, कार्बन का पास पॉजिटिव चार्ज है और जो कार्बन का पास पॉजिटिव चार्ज है इसका भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। NH3 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ देखें NO2 प्लस, NO2 प्लस 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 मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। तो एक बार फिर से कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पहचानने के लिए आपको केवल और केवल 3 चीजें देखनी है। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या वैकेंट ऑर्बिटल है, ऐसे स्पीशीज को आपको बोलना है इलेक्ट्रोफाइल है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और ये रिचनेस किस किस रूप में हो सकता है, या तो हो सकता है नेगेटिव चार्ज, या तो हो सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सभी में इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अगर ऑक्टेट पूरा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है, भले ही उसको आपको दिखाई दे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चलिए सोचते हैं, कह रहा कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो सल्फर का ऑक्टेट पूरा है, साथ में नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। BF3 बोरोन के ऑक्टेट में देखें तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। जल्दबाजी में देखोगे तो आपको लग सकता है जो कार्बीन है CH2, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो ही आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आपको कुछ इस तरह की स्पीशीज दिखाई देगी। और इस तरह की स्पीशीज दिखाई देगी तो ध्यान से देखिए, इस कार्बन के ऑक्टेट में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और जो 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। तो दो जगहों पे थोड़ा आपको ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, एक होना चाहिए कार्बीन के ऊपर और दूसरा होना चाहिए नाइट्रीन में। नाइट्रीन में यहीं पर ऐसे लेकर वो आपसे क्वेश्चन बना सकता है। तो ये लोन पेयर को देखकर बच्चा कभी कभी सोच लेता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ऑक्टेट में देखें तो यहाँ भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन केवल 6 ही है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के कैटेगरी में आएंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अरेंज द गिवन स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। सोचिए क्वेश्चन कैसे कैसे क्रिएट करेगा। क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है पीरियोडिसिटी के ऊपर बेस्ड करके। जैसे अगर हम इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो या तो क्वेश्चन पूछ सकता है अक्रॉस द पीरियड, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है डाउन द ग्रुप, या तो किसी एटम को फिक्स करके इस पर्टिकुलर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को लगाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, या किसी एटम को फिक्स करके स्टेरिक फैक्टर बढ़ाकर क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। तो याद रखिएगा, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटता है, मतलब जितना मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा, और जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ज़्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा। मतलब C के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू N के पास नेगेटिव चार्ज, एज कंपेयर टू O के पास नेगेटिव चार्ज, एज कंपेयर टू F के पास नेगेटिव चार्ज। मतलब CH3 माइनस इज ग्रेटर देन NH2 माइनस इज ग्रेटर देन OH माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। जब हम डाउन द ग्रुप करते हैं बात, तो उस केस में पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसलिए डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इसलिए बात करेंगे I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू Br माइनस, एज कंपेयर टू Cl माइनस, एज कंपेयर टू F माइनस। मतलब दो तरह की ट्रेंड पूछे जा सकते हैं, एक अक्रॉस द पीरियड पूछा जा सकता है, दूसरा डाउन द ग्रुप पूछा जा सकता है।
अब किसी एटम को फिक्स करके, मान लो O को फिक्स कर सकता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है, और ये जो वैलेंसी है, इसी वैलेंसी में कुछ न कुछ वो अटैच कर सकता है। तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच किया जाए तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन इसी से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया जाए, तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी घटेगा। रेफरेंस वैल्यू ले सकता है H। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस किस रूप में हो सकते हैं? या तो हो सकता है +m, या तो हो सकता है प्लस हाइपर कंजुगेशन, या तो हो सकता है +I। तो इस तरह की कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल क्या हो सकता है? -m हो सकता है, -I भी हो सकता है। तो -m या -I लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटेगा, और +m+I लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी ग्रुप को फिक्स कर दे, जैसे एल्कोक्साइड को फिक्स कर दे, RO- फिक्स कर दे। अब इस R में चेंज करे, कभी हो सकता है मिथाइल लगा दे, कभी इथाइल लगा दे, कभी टर्सरी ब्यूटाइल लगा दे, तो जितना ज्यादा स्टेरिक फैक्टर होगा उतना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि अटैक करने की टेंडेंसी वो गिराएगा। तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ सकता है? अक्रॉस द पीरियड आ सकता है, डाउन द ग्रुप आ सकता है, किसी एटम को फिक्स करके इलेक्ट्रॉन डोनेशन विड्रॉल को लगा के पूछ सकता है, या ग्रुप को फिक्स करके अल्काइल में चेंज करके स्टेरिक फैक्टर को बढ़ा या घटा सकता है। अच्छी तरह दिमाग बैठाइएगा, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर यहां देखें, पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वाटर Cl- Br- I-, मतलब यहां सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। तो मैंने क्या बोला? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके बाद बात करेंगे Br- की, उसके बाद बात करेंगे Cl- की, और लास्ट में बात करेंगे OH की। बी में देखें तो यहाँ फिनॉक्साइड कॉमन है, यहाँ उसने Cl का लगा दिया है -I, यहाँ पर CH3 का लगा दिया है +I, और साथ में हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे आपका OCH3 में लग गया है आपका +M, और यहाँ NO2 में लग गया है -M। याद रखिएगा, ऑर्थो पैरा में सारा इफेक्ट मेटा पे केवल I। तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण बढ़ता है, इसलिए हो जाएगा, अगर इसे फर्स्ट बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, इसको थर्ड बोल दें, इसको फोर्थ बोल दें, तो सबसे ज्यादा सोचिएगा थर्ड, थर्ड की बात सोचिएगा सेकंड, सेकंड के बाद सोचिएगा फर्स्ट, और फर्स्ट की बात सोचिएगा फोर्थ। क्योंकि -m बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिरा देगा, -I वीक होता है, रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा होगा। हाइपर कंजुगेशन +I से कम देना होगा, अब +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ही डोनेट करेगा, इसलिए +m पहले सोचिए, फिर उसका +I हाइपर कंजुगेशन सोचिए, फिर -I, और लास्ट में -m को सोचिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, विद एन एग्जांपल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल उस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक है, एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक है, एक से ज्यादा जगहों से वो अटैक कर सकता है। उस तरह के स्पेसीज को, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को जो कार्बन के ऊपर अटैक कर पाए, उसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर बात करते हैं साइनाइड की, तो ध्यान से देखो, अगर साइनाइड को दिखाएं तो ये साइनाइड ऐसे होगा, मतलब कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू भी अटैक कर सकता है, और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। तो साइनाइड में मोर देन वन साइट ऑफ अटैक है, इसका मतलब ये एम्बीडेंटेट है। अगर NO2 को देखें, NO2- को देखें, तो यहाँ आपके पास O-, यहाँ N, यहाँ O, और यहाँ पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के थ्रू भी अटैक करा सकते हो, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू भी अटैक करा सकते हो, इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन वन साइट ऑफ अटैक है। अच्छा, मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन वन साइट ऑफ अटैक है, तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को बोलना क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द लीविंग ग्रुप ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पेसीज व्हेन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द लीविंग ग्रुप ऑर्डर पूछ क्या रहा है? लीविंग ग्रुप ऑर्डर, लीविंग ग्रुप ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए सोचिए लीविंग ग्रुप है क्या? ऐसा कोई एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट से बाहर निकलता है उसे बोलता है लीविंग ग्रुप। तो टूटने के बाद अगर ये कह रहा है sp3 कार्बन से, तो इसी कार्बन से हमें सिस्टम से इस Lg को निकालना है। तो अगर ये Lg टूटने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना आसानी से निकलेगा। तो लीविंग ग्रुप
कैरेक्टर इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि जो आयन है वो कितने ज़्यादा स्टेबल हैं। जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उतने अच्छे वो लिविंग ग्रुप होंगे। और अगर स्टेबिलिटी को देखना है तो स्टेबिलिटी देखते किससे हैं, -m -i इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, +m हाइपर कंजुगेशन और +i और ज़्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करेंगे, इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी गिराएंगे। तो माइनस वाले कोई भी लगे हुए हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, प्लस वाले कोई भी लगे हुए हैं तो स्टेबिलिटी घटाते हैं। यहाँ पे देखें तो ये O SO2 के कारण स्टेबल हो रहा है, यहाँ भी O SO2 के कारण स्टेबल हो रहा है, यहाँ O फिनाइल के कारण स्टेबल हो रहा है, यहाँ O CO के कारण स्टेबल हो रहा है। तो जब इतने ज्यादा -m लग गए तो उस केस में आपको दिमाग में क्या रखना है, पावर जितना ज्यादा पावरफुल -m होगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्समेंट होगा। तो SO2 का -m ज्यादा होता है, Cc का -m कम होता है, CO का -m कम होता है, इसलिए इन दोनों का लिविंग ग्रुप कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब Cc का -m और CO का -m में कंपेयर करें तो CO का -m ज्यादा होता है, Cc का -m कम होता है। तो पहले इन दोनों की बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। अब इन दोनों में क्या करें, इन दोनों में क्या करें, SO2 कॉमन कर दें तो यहाँ CF3 का भी स्ट्रॉन्ग -I लगा हुआ है और यहाँ फिनाइल का इधर के साइड इलेक्ट्रॉन डोनेशन तो छुपा हुआ +m लगा हुआ है। इसलिए पहले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर दूसरे की होगी, फिर चौथे की होगी, फिर तीसरे की होगी। इसका मतलब अगर इसी को ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले बोलोगे फर्स्ट, फिर बोलोगे सेकेंड, फिर बोलोगे फोर्थ और फिर बोलोगे थर्ड। तो ये हमारा ऑर्डर निकल जाता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी का। तो एक बार फिर से कह रहे हैं, लिविंग ग्रुप कैरेक्टर इस बात पे डिपेंडेंट है, लिविंग ग्रुप कैरेक्टर इस बात पे डिपेंडेंट है कि टूटने के बाद स्पेसीज कितना ज्यादा स्टेबल है। स्पेसीज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका लिविंग ग्रुप कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लेबल ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट एज प्रोटिक और एप्रोटिक। चलिए समझिए, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, प्रोटिक एप्रोटिक। तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं बेटा, तो सॉल्वेंट दो तरह का हो सकता है। एक सॉल्वेंट जिसमें पोलैरिटी ना हो उन्हें बोला जाता है नॉन पोलर, और एक जिसमें पोलैरिटी हो उन्हें बोला जाता है पोलर। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ले रहे हो जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या क्या हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैलोजन हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर हो सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन हो सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉस्फोरस हो सकते हैं। मतलब 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, 16th ग्रुप के एलिमेंट हो सकते हैं, 15th ग्रुप के एलिमेंट हो सकते हैं। इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन अगर मौजूद होगा तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रुप में निकल सकता है। और अगर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है, इसका मतलब ऐसा सॉल्वेंट बोला जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। लेकिन अगर सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो, लेकिन इससे डायरेक्टली हाइड्रोजन का कनेक्शन ना हो, बल्कि बीच में कार्बन आ जाए और कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रुप में बाहर नहीं निकल पाते हैं। और अगर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रुप में बाहर नहीं निकल पाते हैं तो इस तरह के सॉल्वेंट को बोला जाता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इसी को आपको देखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के भी साथ कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो बोलना है पोलर एप्रोटिक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस तरह के सिस्टम को बोलना है प्रोटिक है। तो ध्यान से देखिए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसमें ऑक्सीजन का डायरेक्टली अटैचमेंट हाइड्रोजन से नहीं है बल्कि कार्बन कार्बन से है, तो क्या बोलना है, पोलर एप्रोटिक है। तो इसी एप्रोटिक को मैं ए से लिखूंगा और प्रोटिक को मैं पी से लिखूंगा। दूसरा क्या है, एसीटोन नाइट्राइल, कॉमन नेम आ गया। और जो कॉमन नेम आ गया तो स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए कि एसीटोन नाइट्राइल होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां भी ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन का डायरेक्टली अटैचमेंट कार्बन से नहीं है, और जो नाइट्रोजन का डायरेक्टली अटैचमेंट कार्बन से नहीं है तो इसे भी बोलना है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ना कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। लेकिन जो ही हम एस्टिक एसिड को देखते हैं तो एस्टिक एसिड होता गया है CH3COOH, और यहां ध्यान से देखो ऑक्सीजन का डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्शन हो गया, और जो ऑक्सीजन का डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्शन हो गया तो इसे बोलना क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसको देखें एसीटोन, तो यहाँ ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन का डायरेक्टली अटैचमेंट हाइड्रोजन से नहीं है बल्कि कार्बन का डायरेक्टली अटैचमेंट हाइड्रोजन से है, तो इसे बोलना क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है।
यहाँ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, यहाँ भी सल्फर है, ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन सल्फर का डायरेक्टली अटैचमेंट हाइड्रोजन से नहीं है, बल्कि कार्बन का डायरेक्टली अटैचमेंट हाइड्रोजन से है। तो इससे भी बोलना क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ देखिए फॉर्मामाइड, यहाँ हाइड्रोजन तो कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ का हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, और जब नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है, मतलब इसे बोलना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। लेकिन जो ही आपने इसके दोनों हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया और बना दिया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो यहाँ का हाइड्रोजन भी कार्बन से कनेक्टेड, यहाँ का हाइड्रोजन भी कार्बन से कनेक्टेड, इसका मतलब नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन नहीं है, तो इसे बोलना क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। साइक्लोहेक्सेन, और अगर साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हो तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नहीं है तो इसको नॉर्मली नॉन पोलर बोल सकते हो। लेकिन अगर बोल रहा है कि प्रोटिक और एप्रोटिक में डिफाइन करना है तो कार्बन से डायरेक्टली अगर हाइड्रोजन अटैच है तो इसे बोलिए क्या, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ बात कर रहे हैं अमोनिया, तो अमोनिया मतलब है क्या, NH3, और NH3 मतलब नाइट्रोजन का कनेक्शन हाइड्रोजन से, और जब नाइट्रोजन का कनेक्शन हाइड्रोजन से है तो ये प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है, बोलना क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो फिर से दिमाग बैठाइए, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है तो इससे इस तरह के सॉल्वेंट को बोलना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। लेकिन अगर सिस्टम में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है लेकिन इसका डायरेक्टली अटैचमेंट हाइड्रोजन से नहीं है बल्कि बीच में कार्बन आ गया, तो बोलना है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन जो बेस्ड होगा मेनली एसिड बेस के ऊपर।